एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। लेखक कर्ट वॉनेगुट और जोसेफ हेलर, जिन्होंने कैच 22 लिखी थी, वो एक बार एक अरबपति की पार्टी में थे। हाँ, मैंने भी सुनी है ये। तो हेलर ने उस अरबपति की तरफ इशारा किया और वॉनेगुट से कहा, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो उस आदमी के पास कभी नहीं होगा। तो वॉनेगुट ने पूछा, भाई ऐसी क्या चीज है तुम्हारे पास? और हेलर का जवाब था, बस एक शब्द, इनफ। पर्याप्त। बिल्कुल। और आज हमारी सारी बातचीत इसी एक शब्द के इर्द गिर्द घूमने वाली है। हाँ, कि ये एनफ होता क्या है। और ये कि क्यों कुछ इतने अमीर, इतने कामयाब लोग, जिनके पास पहले से ही मतलब जरूरत से कहीं ज्यादा होता है, वो और पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। और इस पहेली को समझने के लिए आज हम दो बहुत ही हैरान करने वाली केस स्टडीज पर गौर करेंगे। कौन है वो? एक है ही। तो चलिए इन कहानियों में उतरते हैं और इनके पीछे के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो रजत गुप्ता की कहानी से शुरू करते हैं। बिल्कुल। उनकी कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। सही में। कोलकाता में पैदा हुए, बहुत कम उम्र में उनके माता पिता गुजर गए। मतलब उनके पास कोई शुरुआत ही नहीं थी। एकदम जीरो से शुरू किया उन्होंने। हाँ, लेकिन अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर वो कहाँ पहुंचे? दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म मैकिन्जी के सीईओ बने। मैकिन्जी के सीईओ, ये कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल नहीं। उन्होंने यूएन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बिल गेट्स, सबके साथ काम किया और 2008 तक उनकी संपत्ति लगभग $100 मिलियन थी। $100 मिलियन? हाँ, मतलब एक आम इंसान जो कुछ सोच सकता है, वो सब कुछ उनके पास था। इज्जत, शोहरत, पैसा। और यहीं पर कहानी में वो मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है। ये मतलब उनके पास सब कुछ था, पर शायद उनके लिए वो इनफ नहीं था। देखिए, वो गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड में थे, जहां उनका उठना बैठना हर रोज अरबपतियों के साथ था। मतलब ऐसे लोग जिनकी दौलत उनसे 10 गुना 20 गुना ज्यादा थी। अच्छा। तो एक तरह से वो उस बिलियनियर सर्कल का हिस्सा बनना चाहते थे। वो करोड़पति तो थे, पर अरबपति बनना चाहते थे। लेकिन ये थोड़ी अजीब बात नहीं है? $100 मिलियन कोई कम रकम तो है नहीं। क्या सिर्फ कुछ और अरबपतियों के ग्रुप में शामिल होने के लिए कोई इतना बड़ा रिस्क ले सकता है? यही तो वो जाल है। इसे कहते हैं सोशल कंपैरिजन। ओके। सामाजिक तुलना। जब आप खुद को अपने आसपास के लोगों से तौलने लगते हैं ना, तो आपके पास कितना है ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि बाकियों के मुकाबले कितना है। गुप्ता के लिए 100 मिलियन शायद कम लगने लगे थे। और इसी सोच ने उन्हें उस रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। बिल्कुल। तो कहानी में आगे क्या होता है? साल था 2008। दुनिया भर में आर्थिक मंदी का दौर। हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस। उसी वक्त वॉरेन बफे ने गोल्डमैन सैक्स में $5 बिलियन का निवेश करने का फैसला किया। ये एक बहुत बड़ी खबर थी, मार्केट को हिला देने वाली खबर। और बोर्ड मेंबर होने के नाते रजत गुप्ता को ये खबर पब्लिक से पहले पता चल गई। यहीं से गड़बड़ शुरू हुई। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसकी टाइमिंग। बोर्ड मीटिंग का फोन रखने के ठीक सिर्फ 16 सेकंड बाद। सिर्फ 16 सेकंड। हाँ। सिर्फ 16 सेकंड के अंदर उन्होंने राजा रत्नम नाम के एक हेज फंड मैनेजर को कॉल किया। और इस कॉल के बाद जो हुआ वो इतिहास है। राजा रत्नम ने तुरंत गोल्डमैन सैक्स के 1,75,000 शेयर खरीद लिए। और जैसे ही डील की खबर पब्लिक हुई, शेयर की कीमत आसमान छूने लगी। और राजा रत्नम ने एक ही झटके में करीब $1 मिलियन कमा लिए। और ये तो बस एक टिप थी। एसईसी का दावा है कि गुप्ता की इनसाइडर टिप से कुल $17 मिलियन का मुनाफा कमाया गया था। और नतीजा, रजत गुप्ता को जेल हुई, उनकी सालों की मेहनत, उनकी इज्जत, सब मिट्टी में मिल गया। उन्होंने जो कुछ भी बनाया था उसे बस थोड़ा और की चाहत में हमेशा के लिए खो दिया। गुप्ता की कहानी में तो फिर भी एक तरह की लालच समझ आती है। लेकिन बर्नी मैडॉफ की कहानी तो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। हाँ, क्योंकि उन्हें तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल। लोग उन्हें सिर्फ एक पोंजी स्कीम चलाने वाले के तौर पर जानते हैं। हाँ, इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि इस धोखाधड़ी से बहुत पहले मैडॉफ एक बेहद कामयाब और पूरी तरह से लेजिटिमेट कारोबारी थे। उनकी अपनी एक मार्केट मेकिंग फर्म थी और वो अपने काम के बादशाह माने जाते थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 1992 में लिखा था कि उनकी फर्म न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के कुल वॉल्यूम का 9% संभाल रही थी। 9%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और उनका ये बिजनेस हर साल 25 से $50 मिलियन का मुनाफा कमा रहा था। और ये सब 100% कानूनी था। यही तो बात समझ नहीं आती, जब आपके पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पहले से है तो आप उसे क्यों मारेंगे? यही तो विरोधाभास है। मैडॉफ को अमीर बनने के लिए धोखा देने की जरूरत नहीं थी, वो पहले से ही बहुत अमीर थे। तो सवाल फिर से वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्यों?
जब आपके पास इनफ से कहीं ज्यादा है तो आप उसे दांव पर क्यों लगाते हैं? वॉरेन बफे ने इसके बारे में एक बड़ी अच्छी बात कही है। क्या कहा है? उन्होंने कहा, जो पैसा उनके पास नहीं था और जिसकी उन्हें जरूरत नहीं थी, उसे कमाने के लिए उन्होंने वो चीज दांव पर लगा दी जो उनके पास थी और जिसकी उन्हें जरूरत थी। और ये सरासर मूर्खता है। ये तो एकदम सटीक बात है। तो चलिए इस मूर्खता के पीछे के मनोविज्ञान को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरूर। इन दोनों कहानियों में एक क्लासिक मनोवैज्ञानिक जाल छुपा है। इसे आप मूविंग गोल पोस्ट कह सकते हैं। मूविंग गोल पोस्ट? हाँ, मतलब आप जैसे ही एक मंजिल तक पहुंचते हैं, आपका गोल पोस्ट और आगे खिसक जाता है। जब आपके नतीजे बेहतर होते हैं तो आपकी उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं। तो आप कभी संतुष्ट महसूस ही नहीं करते? कभी नहीं। आज का सिस्टम दो चीजें पैदा करने में माहिर है, दौलत और ईर्ष्या। कहा भी जाता है कि खुशी सिर्फ आपकी उम्मीदों और असलियत के बीच का फासला है। और जब उम्मीदें हमेशा असलियत से आगे भागती रहे तो खुशी कभी हाथ नहीं आती। बिल्कुल। और शायद यही से दूसरा और सबसे बड़ा कारण निकलता है, सामाजिक तुलना। सोशल कंपैरिजन, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। इसका एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बेसबॉल खिलाड़ी है जो साल में $5 लाख कमाता है। वो अमीर है ना? बिल्कुल अमीर है। लेकिन अगर उसी की टीम में माइक ट्राउट जैसा खिलाड़ी है जिसका $340 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो 5 लाख वाला खुद को गरीब महसूस करने लगता है। सही बात है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। कैसे? माइक ट्राउट शायद अपनी तुलना उन हेज फंड मैनेजर्स से करते होंगे जो साल में 340 मिलियन कमाते हैं। वो मैनेजर टॉप 5 मैनेजरों को देखते हैं जो 770 मिलियन कमाते हैं। और वो सब शायद वॉरेन बुफे या जेफ बेजोस को देखते हैं। मतलब इस रेस का कोई अंत नहीं है? कोई अंत नहीं है। इस रेस को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? इस रेस में शामिल ही ना होना। लास वेगास के कसिनो डीलर ने एक बार बहुत पते की बात कही थी। उसने कहा, कसिनो में जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, जैसी अंदर आओ वैसी बाहर निकल जाओ। वाह! दूसरों से बराबरी करने का खेल भी बिल्कुल ऐसा ही है। एकदम। तो एक और सबक ये हो सकता है कि इनफ या पर्याप्त होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। बिल्कुल। ये एक नेगेटिव शब्द लगता है, जैसे आप हार मान रहे हैं, लेकिन इसका असली मतलब ये नहीं है। तो क्या है? इसका असली मतलब है कि आप भविष्य के पछतावे से खुद को बचा रहे हैं। इसे ऐसे समझिए। बताइए। आपको ये जानने के लिए कि आप कितना खाना खा सकते हैं, तब तक खाते रहने की जरूरत नहीं है जब तक कि आप बीमार ना पड़ जाएं। क्योंकि उल्टी करने का दर्द किसी भी अच्छे खाने के स्वाद से कहीं ज्यादा बुरा होता है। बिल्कुल। गुप्ता और मैडॉफ ने यही गलती की। वो तब तक खाते रहे जब तक बर्बाद नहीं हो गए। उन्होंने ये नहीं समझा कि कब रुकना है। और शायद यहीं पर सबसे जरूरी बात छिपी है। क्या? कि जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर दांव पर नहीं लगाना चाहिए। एकदम सही। आपकी साख, आपकी आजादी, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपकी खुशी, ये अनमोल है। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि जेल से छूटने के बाद रजत गुप्ता ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमें अपनी साख यानी रेप्यूटेशन से ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। ये तो बहुत ही गलत सबक सीखा उन्होंने। शायद उनके अनुभव से निकला सबसे गलत सबक। असली सबक तो कुछ और था। क्या होना चाहिए था असली सबक? असली सबक ये है कि ये जानना कि आपके पास पर्याप्त है, इन अनमोल चीजों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आपको ये एहसास होता है कि अब रुकने का समय आ गया है, तभी आप उन चीजों को बचा पाते हैं जो पैसे से कहीं ज्यादा कीमती हैं। तो आज की चर्चा का सार ये है कि और ज्यादा की अंधी दौड़ एक ऐसा जाल है, हाँ, जिसे सामाजिक तुलना और कभी न रुकने वाले लक्ष्य और मजबूत बनाते हैं। रजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ की कहानियां तो बहुत एक्सट्रीम हैं, लेकिन उनके पीछे का मनोविज्ञान हम सब पर किसी न किसी स्तर पर असर डालता है। बिल्कुल। ये हमेशा पैसे के बारे में नहीं होता। ये ज्यादा शोहरत, ज्यादा ताकत या सोशल मीडिया पर ज्यादा पहचान के बारे में भी हो सकता है। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। हाँ, ये सोचना जरूरी है कि किसी भी इंसान के लिए पर्याप्त का मतलब क्या है, दूसरों की तुलना में नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों और अपने उसूलों के हिसाब से। और इस सवाल पर भी गौर करना चाहिए कि क्या हम अनजाने में उन छोटी छोटी अनमोल चीजों को दांव पर लगा रहे हैं जिनकी हमें वाकई जरूरत है, जैसे परिवार के साथ समय या मन की शांति। किसी ऐसी चीज के लिए जिसकी हमें शायद जरूरत ही नहीं है।